मैं INLD को नंबर 2 की पोजीशन पे रखता हूं, कांग्रेस को तीसरे नंबर पे रखता हूं। मैं तीसरे नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है सर। मनमोहन जी, अंबाला में, और तीसरे नंबर के लिए भी उसका संघर्ष ही रहेगा। जी मनमोहन जी, अंबाला में स्थिति वाकई एक तरफा है और हाँ, इसीलिए शायद सबसे कम चर्चा मैं अंबाला इनसे सीट की हो सहमत रही है। हूं, क्योंकि देखिए बात यह है कि अंबाला शुरू से ही बीजेपी का गढ़ रहा है। 2 बार यहाँ सूरजबान जी चुने गए, जो डिप्टी स्पीकर भी रहे। अच्छा, रतनलाल कटारिया भी 2 बार पहले चुने जा चुके हैं, और पिछली बार भी जो ये हारे तो तकरीबन 12-13 हजार वोट से हारे। तो इसलिए शैलजा को लगता था कि मैं यहाँ जीत नहीं पाऊंगी। हालांकि उनको कहा गया पर इलेक्शन लड़ लीजिए, उसने कहा साहब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। फिर तंवर को कहा गया कि तंवर साहब आप यहाँ से इलेक्शन लड़ लीजिए, तो तंवर साहब ने भी रिफ्यूज कर दिया। ठीक, उन्होंने वो भी दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वो उनका भी था कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं, मगर वो बात बनी नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई बहुत ज्यादा मुकाबला बीजेपी के मुकाबले में है। अच्छा, ये बात सच है कि विनोद जी का वहां प्रभाव है। ठीक है, और विनोद जी के सपोर्ट करने से नेचुरली जो पंजाबी है और ब्राह्मण लोग हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे ही। वो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के साथ जाएंगे। इससे रतनलाल कटारिया की स्थिति और मजबूत हो रही है। मजबूत हो गई है। नंबर 2 पर सर किसे देख रहे हैं? नंबर 2 की लड़ाई किसमें है? कांग्रेस पार्टी और इनेलो के बीच में किसे आप नंबर 2 पर रख रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है इनेलो है, क्योंकि जो है वाल्मीकि जो है वो बहुत वीक कैंडिडेट है। फूलचंद मौलाना मैदान छोड़ के चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको कहा गया, मगर ही वॉज नॉट विलिंग टू कंटेस्ट। तो ऐसी स्थिति में ये लगता है कि नंबर 2 पर इनेलो है और नंबर 3 पर कांग्रेस है। नंबर 3 पर कांग्रेस पार्टी और बाकी जो हैं आम वाले, वो तो ये है कि दोनों जो हैं दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों अभी आए हैं। एक पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, एक स्टेट बैंक में थे, बीएसपी का, और ये जो हैं जी, तो वो मेरे ख्याल में दे आर इनसिग्निफिकेंट। और 4 में कौन उनमें आता है या 5 में कौन आता है, ये उनका आपस का मामला है। अनुज जी, आपके मुताबिक अंबाला पर यही स्थिति बन रही है जो बाकी हमारे 2 पैनलिस्ट कह रहे हैं, या मैं थोड़ी सी कुछ अलग? असहमत कैसे हो सकता हूँ जी, क्योंकि 2 ही सीटें ऐसी हैं, मैं कहूँगा 3 सीटें जो बहुत क्लियर कट बीजेपी की निकलती हुई शुरू से लग रही होंगी, जिसमें से एक अंबाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये 3 त्रिकोण ऐसा है। और अंबाला देखिए, मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा कि उनके बाल सखा विनोद शर्मा आखिर कांग्रेस से बाहर क्यों गए, ऐसी क्या स्थितियां बन गई। जो व्यक्ति वहां इतना मजबूत रहा हो, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के समय से सब जानते हैं। और देखिए, मैं मूलतः छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जब मध्य प्रदेश हुआ करता था उन दिनों की बात कहता हूँ मैं आपसे। विनोद शर्मा जी का कारोबार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में रायपुर वगैरह में भी है। तो मैं 20 साल पहले एक बार सुशील कुमार शिंदे जी के पास बैठा हुआ था। वो मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव थे कांग्रेस के, और एक चिट्ठी वहाँ से किसी कार्यकर्ता ने भेजी थी, जिसमें ये कांग्रेस के अंदर एक परिपाटी होती है, सभी दलों में होती होगी, राष्ट्रीय दल हैं, कि कार्यकर्ता हर तरफ की सूचनाएं भेजा करते हैं। तो विनोद शर्मा जी के बारे में मुझे पहली बार मैंने अपने राज्य के अंदर कि उनके कारोबार हैं वो वहाँ पता लगा। जो इतने प्रभावशाली लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, यदि ये मुख्यमंत्री को हजम हो जा रहा है, मुझे हैरानी होती है। और सुषमा स्वराज जी ने यदि उनका विरोध नहीं किया होता, देखिए बहुत सारे लोग इसमें भाजपा में ऐसा मान रहे हैं कि सुषमा जी ने क्या हरियाणा को खराब करने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी के लिए। और विनोद शर्मा जी का उल्लेख मैं इसीलिए करना चाहूँगा यहाँ पर कि यदि वो भाजपा गठबंधन के साथ आ गए होते तो शायद स्थितियों में थोड़ा और अंतर आया होता। लेकिन उनके कांग्रेस छोड़ने से ही ये तय हो गया था कि अंबाला किस तरफ जा चुकी है। उसमें मैं सुषमा जी का बड़ा योगदान नहीं देख रहा हूँ, वो अंबाला का योगदान देख रहा हूँ। जो अंबाला के वोटर, जैसा कि मनमोहन जी ने कहा, जनसंघ के समय से वो साथ रहे हैं, और इसलिए मुझे कांग्रेस वहाँ 4थे स्थान पर चली जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। बसपा 3रे स्थान पे। देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने तो शैलजा से अभी तक मदद तक नहीं मांगी कि आगे आप आइए प्रचार करिए। फूलचंद मुलाना भी सक्रिय नहीं है, खबर छपी, और न शैलजा अभी तक वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गई हैं। हाँ, तो जब जो उम्मीदवार इतना एरोगेंट हो कि सिटिंग एमपी जो वहां पर हैं, और यदि वो चुनाव लड़ती तो इनको टिकट भी ना मिली होती, तो जो उनसे ही मदद नहीं मांग पा रहे हैं अभी,
तो उनको कौन कहाँ कितनी मदद कर रहा होगा, और उस इलाके में जो कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली आदमी था वो कांग्रेस से बाहर है। इसलिए मुझे लगता है ये इसका नतीजा तो पहले ही लिखा जा चुका है। यानी अनुज जी, आपके मुताबिक भी पायदान वही बन रहा है, या पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर इनेलो और तीसरे में मैं बसपा को रखना चाहूंगा यहाँ पर। ये एकमात्र सीट है जो बसपा ने कभी जीती 1998 में, केवल उस कारण नहीं, लेकिन कांग्रेस क्योंकि बहुत कमजोर है वहां पर, इस कारण में कांग्रेस को चौथे स्थान पे भी चली जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। यानी पहले और दूसरे नंबर पर एक आमराय सी है हमारे पैनल में। यहां बीजेपी की स्थिति सबसे मजबूत है, और अनुज जी ने कहा कि 3 सीटें हैं जो त्रिकोण की उन्होंने चर्चा की, जो बीजेपी के लिए सबसे आसान सीटें मानी जा रही हैं इस वक्त, और ये तीनों हरियाणा की सबसे अर्बनाइज्ड सीट्स हैं, जिसमें अंबाला सबसे ऊपर आती है। समय हमारे पास कम है, हम आखिरी सीट की तरफ चलेंगे। आज हमने जिन 5 सीटों पे विश्लेषण करना था उसमें आखिरी सीट है सिरसा। सिरसा भी बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। सिरसा से बीजेपी की टिकट पर, बीजेपी हजका की टिकट पर सुशील इंदौरा यहां से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा अशोक तंवर या कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं चरणजीत सिंह, जो अकाली दल के विधायक थे, उन्होंने अकाली दल छोड़ी, अब वो इनेलो की टिकट पर चुनाव मैदान में है। पूनम चंद रत्ती यहां आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में है, और मांगेराम दहिया यहां बीएसपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है। ये वही सीट है जहां अदला बदली हुई थी करनाल और सिरसा सीट को लेकर। सिरसा से हजका के कैंडिडेट सुशील इंदौरा यहां चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि करनाल सीट बीजेपी को दे दी गई थी। अजय शुक्ला जी, सिरसा भी कोई कम दिलचस्प नहीं है सर, सिरसा में क्या स्थिति आप देख रहे हैं? सिरसा में जैसा राजीव मैं देखता हूं, वैसे तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, युवा हैं और राहुल टीम के बहुत सक्रिय सदस्य हैं। तो लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि सिरसा में भी कोई बहुत लड़ाई मुझे साफ नहीं नजर आ रही। यहाँ की स्थिति ये है कि मुझे नंबर जी है अभी भी उनके पास ये देवीलाल का गढ़ रहा है। पिछले इलेक्शन में भी यदि आप देखें 2009 में, तो तंवर साहब यहाँ पर सिर्फ 35,000 वोटों से जीते थे, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। तो इस स्थिति में, और जो आज कांग्रेस विरोधी लहर चल रही है, सब कुछ है, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, और जो बार बार हरियाणा में सवाल उठाया जाता रहा कि विकास सिर्फ रोहतक और उसके इर्द गिर्द सिमट गया है, तो इसकी सबसे ज्यादा शिकायत सिरसा क्षेत्र के लोग करते थे। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यहाँ पर चूंकि परिवार का, तो कहीं मुझे जी अजय जी, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, हम दोबारा सर आपके पास आएंगे। हम अनुज गुप्ता जी के पास चलेंगे। अनुज जी, जैसा कि अजय जी जिक्र कर रहे थे, सिरसा भी बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। सिरसा में आप क्या स्थिति देख रहे हैं? यहाँ हजका की टिकट पर सुशील इंदौरा चुनाव मैदान में है, यहाँ चरणजीत सिंह इनेलो की टिकट पर हैं, यहाँ खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये हम दिखा रहे हैं 9 हलकों का गणित सिरसा में क्या है। यहाँ 4 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल के पास हैं, यहाँ 2 सीटें विधानसभा में कांग्रेस के पास हैं, 1 सीट यहाँ निर्दलीय के पास है। ये आप देख सकते हैं, 2 सीटें यहाँ कांग्रेस पार्टी के पास है। ये कुछ इस तरह का, एक मुझे तो केवल टोहाना सीट नजर आती है। सिरसा से जो गोपाल कांडा साहब थे और फतेहाबाद से प्रहलाद सिंह, दोनों निर्दलीय हैं ना, इसलिए लेकिन उनका समर्थन चूंकि उनको चला गया था, इस लिहाज से हम देख सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ा चंक है, 4 सीटों पर यहाँ इनेलो काबिज है, और 5वीं सीट अकाली दल, वही अकाली प्रत्याशी जो है जो चुनाव मैदान में है, इनेलो। तो बादल परिवार और चौटाला परिवार की असली दोस्ती तो यहाँ दिख रही है। मैं शुक्ला जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनेलो यहाँ से चुनाव जीत पाने की स्थिति में है, और अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष मुझे दूसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज
हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल।